बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान तो हो गया, लेकिन अब 3 से 4 प्लेयर्स के हवाले से काफ़ी नुक्ताचीनी होती हुई दिखाई दे रही है इस स्क्वाड के अंदर जो दौरे इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए टीम मुंतखब हुई है। और साथ साथ अब मोहसिन नकवी साहब ने भी बाकायदा तौर पर नोटिस ले लिया 3 ग्राउंड्स के ऊपर जो बाकायदा अब काम होता हुआ दिखाई देगा उसको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान के अंदर, उससे कबल जो है पाकिस्तान के अंदर तमाम ही 3 ग्राउंड्स को अपडेट कराया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें कौमी हॉकी के हवाले से तो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम ने अपना पहला मैच मलेशिया के खिलाफ कल खेला। उस पर भी बात होगी अपने शो के अंदर और बहुत सी बातें हम करेंगे खेलों के हवाले से। और हमारे साथ आज स्टूडियो पे मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन है और बाकायदा तौर पर आजकल नौजवानों को बाकायदा एक तरह से अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी राह दिखाते दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ ये भी उनके लिए मशहूर है कि बहुत तल्ख बातें अपने शो के अंदर करते हुए दिखाई देते हैं और बहुत से लोगों को और ख़ासकर क्रिकेट बोर्ड के लोगों को नागवार भी गुजरती हुई दिखाई देती है वो चीज़ें। तो हमारे साथ मौजूद है ताबिश मीर, आज हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। ताबिश, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ साथ है क्योंकि हमने दौरान इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए टीम अनाउंस हो गई है, आप समझ जाएं इसमें 2 से 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें तकरीबन पैराशूट के ज़रिए टीम में शामिल किया गया है और फिर वो टीम का हिस्सा है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर एक दफ़ा फिर नज़रअंदाज हुए। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर एक दफ़ा फिर टीम के साथ इन हो गए हैं। आप समझ रहे हैं कि ये प्लेयर्स कब तक पाकिस्तान को ऐसे ही पाकिस्तानी सिलेक्टर मुंतखब करते रहेंगे, या हमारा माजी की तरह आज भी वही हाल है कि हम डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को मुंतखब नहीं करते, हमने सिर्फ बेस बना लिया है PSL, उसी बेस पे अच्छी परफॉर्मेंस पर हम टीम में लेकर आ जाते हैं, लेकिन वो प्लेयर ऐसा होता है कि 2 से 3 मैचेस के बाद शायद उसकी गलतियाँ दीगर टीम बहुत आसानी से पकड़ लेती हैं और जिसका खमियाजा हम इस तरह भुगतते हैं कि आने वाले मैचेस में वो परफॉर्म नहीं कर पाते। सबसे पहले बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन साहब, और आपने माशाल्लाह इतनी इज्जत दी, इसकी भी बड़ी नवाजिश। सीनियर एंकर नहीं हूँ मैं, एंकर के सर फराइज़ अब तो आप अंजाम सीनियर हो देता गए हूँ। हैं, बड़ी नुक्ताचीनी करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ आप इंटरव्यूज कर रहे हैं, बड़े सीनियर आप सीनियर जो है बोर्ड के खिलाफ बातें भी कर रहे होते हैं अपने शो के अंदर है, अब सही राह दिखाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। अच्छा हुआ आपने खुद ही दुरुस्तगी कर दी कि मैं एक राह दिखाने की कोशिश कर रहा होता हूँ जो दुरुस्तगी पर मबनी होती है। और सीनियर का मतलब यही होता है कि जो खिलाड़ी तकरीबन किसी भी फील्ड में काफ़ी अरसा गुजार ले, इसके बाद उस पर ये लेबल लग जाता है कि सीनियर हो। अब बाबर आजम को आज तक अगर हम किंग नहीं मानते हैं तो उसकी वजह यही है ना, अभी तक उन्होंने उतनी क्रिकेट खेली नहीं है जितनी क्रिकेट उन्हें खेलनी है, जितनी विराट कोहली, रोहित शर्मा और दीगर बड़े खिलाड़ियों ने खेली है। आपने पैराशूटर्स की बात की, आपने कहा कि PSL के ज़रिए आजकल पैराशूटर्स आ रहे हैं। नहीं, सर मैं बेसिकली PSL पे मैं नहीं कर रहा था कि PSL में तो चले उम्दा परफॉर्मेंस कर रहा है वो टीम में आ जाता है। 1.5 साल के बाद हसन अली 2022 में आखिरी T20 मैच खेलते हैं, 1.5 साल के बाद वो फिर टीम में आ जाते हैं। इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ अगर वो परफॉर्मेंस दे देते हैं, कप्तान के लिए वैसे ही गुड बुक में है। फिर कप्तान तो फाइनल 15 जो वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस होनी है टीम, उनके लिए तो वो सितारा बनकर सामने आ जाएंगे। सर देखें, इस पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का अलमिया रहा है, यहाँ ज़्यादातर लोग पैराशूटर्स ही आते हैं। यहाँ CV या फिर काबिलियत की बुनियाद पर ना तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगाया जाता है, वो भी सियासी तैनाती होती है, एक वज़ीर आज़म की सवाबदीद होती है, फिर वज़ीर आज़म भी अपना सबसे ज़्यादा पसंदीदा बंदा लाता है। इस वक्त तो हैरत की बात यह है जो मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, जो बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, उनके वही तमाम चीज़ों को चला रहे होते हैं जो जिससे आप वाकिफ़ हैं कि वो कौन लोग हैं। तो वो जो हमारे करता धरता है मुल्क के, उन्होंने ही निगरान सेटअप के दौरान एक चेयरमैन को लाए और वो भी पैराशूट के ज़रिए वो चेयरमैन आया। आईनी हैसियत उसकी वैसे है नहीं, जो PCB का आइन है उसकी खिलाफ वर्जी हुई, बाकायदा वो आया। जब वो पैराशूट के ज़रिए आ सकता है, फिर वो एक सिलेक्शन कमेटी बनाता है जिसमें हैरत अंगेज़ बात यह कि 7 रुकनी सबसे लंबी सिलेक्शन कमेटी आपने बना दी, कोई उसका चीफ मौजूद नहीं है। मतलब ये पहले हम कहते थे ना 2 मुल्लों के बीच में मुर्गी हराम, अब तो ये हो गया 7 लोग हैं और पाकिस्तान क्रिकेट का हशर नशर होने वाला है। इसके अलावा आप देखें कि चलें, आपने ये 7 रुकनी टीम का सिलेक्शन कमेटी का जिक्र किया, तो चलें इसमें एक बड़ा नाम अगर हम देखें तो अब्दुल रज़ाक मौजूद हैं और इसी अब्दुल रज़ाक ने पाकिस्तान की ये जो 15 और 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है। और साथ साथ क्योंकि दौरे न्यूजीलैंड में हम के लिए भी जो टीम अनाउंस हुई थी 18 रुकनी,
उस पर भी हम देख रहे थे कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास है, दस्तियाब नहीं। हालांकि अगर देखें तो हमने काफ़ी वक्त है फ़हीम अशरफ पे ज़ाया किया, काफ़ी वक्त है वसीम जूनियर टीम के साथ मुंसलिक रहे, फिर अनकरीब हमने देखा कि आमिर जमाल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है T20 के अंदर। लेकिन इस टीम में क्या वजह है कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर होकर अब्दुल रज़ाक उन्होंने किसी भी बॉलिंग ऑलराउंडर को सेलेक्ट नहीं किया फास्ट बॉलर? सर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो भी लोग आते हैं उनकी कोशिश होती है वो आया साबिक खिलाड़ी हों जो बड़े बड़े ओहदों पर आते हैं, या फिर मौजूदा जो भी सेटअप क्रिकेट टीम के अंदर हो, उनकी यही कोशिश होती है हमारी रोज़ी रोटी लगी रहे। उनकी यही कोशिश होती है कि भाई किसी तरह हमें पैसे मिलते रहें। सही है, वो आया माजी में जनाब मोहम्मद हफीज़ साहब हो, वो 25 लाख या 30 लाख ले रहे थे 2 महीने के अंदर, या फिर मिसबाउल हक साहब हों, वो भारी भरकम रकम ले रहे थे, या फिर शकील शेख साहब हो, गवर्निंग बॉडी का मेंबर बने हुए थे, या फिर इस वक्त के अब्दुल रज़ाक साहब हो जिनकी 30 से 25 लाख रुपए माहाना तनख्वाह है। इन सब का इंटरेस्ट है पैसा। भी इसी कैटेगरी में घूम रहे हैं, असद शफीक भी इसी कैटेगरी में घूम रहे हैं। मैं आपको सारी बात को दुरुस्त करवाता हूँ ना। अगर मोहम्मद यूसुफ यहाँ हैं तो जिन्होंने उनको ये जो ओहदा दिया है, क्या उन्होंने उस ओहदे के साथ एहतसाब किया है? मोहम्मद यूसुफ हैं, बाबर आजम के खिलाफ बोला करते थे। मोहम्मद यूसुफ जो है, नहीं, मोहम्मद यूसुफ जब निजी टीवी चैनल्स पर भी होते थे उन्होंने बाबर के हक में बात की। जिन्होंने खिलाफ की वो तो एक तोता है। एक तोते की कहानी आप आजकल सुन रहे होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक तोता चल रहा है। जो कल उसके ऊपर बुरा वक्त आया था ज़का अशरफ साहब के दौर में, तो उस तोते ने क्या कहा ज़का साहब आप पर भी बुरा वक्त आ जाएगा, मेरे पे भी बुरा वक्त आ जाएगा, बेहतर ये है कि बाबर को कप्तानी से हटा दो, हम दोनों का बुरा वक्त हट जाएगा। बाबर को कप्तानी से ज़का साहब ने उस तोते के कहने पर हटा दिया। ऐसा हुआ कि ज़का अशरफ को ऐसा रद्द-ए-अमल देखना पड़ा कि ज़का अशरफ की खुद की छुट्टी हो गई और वो बोर्ड ऑफ गवर्निंग की मीटिंग भी बुलाई और वो मीटिंग बुलाकर कैंसिल कर दी। कराची के मकामी होटल में ही बुलाई थी, आपको याद होगा। सारे लोग आए, उन्होंने 5 स्टार होटल के मजे लिए, वो जनाब भी टांगों पे टांग रख के बैठे हुए थे सोफे पे, और इसके बाद वो मीटिंग कैंसिल हो गई। बाद में मीडिया को बताया गया कि वो मीटिंग जो है 2 घंटे पहले कैंसिल हो गई है। इसके बाद आज वो तोता क्या कर रहा है, वो नए चेयरमैन जो आए हैं, जो पैराशूट के जरिए हैं नए चेयरमैन, वो नए चेयरमैन जो है उनको भी मिसगाइड कर रहा है और उन्हें भी कह रहा था कि जब पाकिस्तान टीम पहली सीरीज़ हारी ए कैटेगरी न्यूजीलैंड में हारी शाहीन की क़यादत में, तो कहा शाहीन पे बुरा वक्त आया गया है, शाहीन अपने को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, बेहतर ये हम भी इस मामले में फंस जाएंगे, जलील हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे, दोबारा बाबर को कप्तान बनाया जाए। बाबर का जो है मुकदमा उन्होंने पेश किया, उनकी कहानी पेश की, उनकी रिपोर्ट आगे दी कि आप इसे कप्तान बना दें, आपकी भी इज्जत अफजाई हो जाएगी, आपका भी मयार बढ़ जाएगा, आपका भी वक़ार बढ़ जाएगा और बाबर कप्तान बन जाएंगे। ये वैसे ही टीम तकसीम हो गई है, वैसे ही ग्रुप बंदी का शिकार है। बाबर जाने, बाबर की खिलाड़ी जाने, उनके मैच विनर जाने, उनके क्रिकेट एजेंट जाने, उनकी फ्रेंचाइजीज जाने। अब तो ये अलमिया हो गया इस पाकिस्तान क्रिकेट का कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 ग्रुपों में तकसीम है। 3 बड़ों ने वैसे तकसीम की हुई है, इसके बाद 2-4 तकसीम की बात आपने की है और इसका अंदिया अगर हम देखें तो मोहसिन नकवी ने खुद अपने एक बयान में किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अपने क्रिकेट खेलने पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए बजाय इसके कि वो ग्रुप बंदी की तरफ जाएं। तो ये एक वाज़ेह चेयरमैन एक बयान दे रहा है, तो उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि टीम में वाकई ग्रुप बंदी है? नहीं, चेयरमैन ने ये बयान दिया, इसके बाद एक और बयान दिया था उन्होंने, वो लाहौर में जब टीम आखिरी T20 मैच खेल रही थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था, जिस पर चेयरमैन साहब ने ऐसे जश्न मनाया, जैसे मैं तो हैरान हो गया वो जश्न देखकर चेयरमैन साहब का कि शायद हम वर्ल्ड कप T20 2024 जीत गए बाबर आजम की क़यादत में। वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के चेयरमैन ऑफिस से निकले और वो जहाँ खिलाड़ी मौजूद थे वो आए, वहाँ तालियां बजाने लगे और इसके बाद ऐसा जश्न उन्होंने मनाया, मुझे तो ऐसी हैरत हुई वो जश्न देखकर। और उससे मुझे ये वाज़ेह हो गया कि भाई डील तो तय हो गई है। बाबर, मोहसिन नकवी और अज़हर महमूद और वहाब रियाज के दरमियान डील तय हो गई है कि ये टीम को मैं लेके जाना है इसी तरह 2025 तक। और बल्ले मीडिया तनकीद करेगा तो करने दो मीडिया को तनकीद, अगर साफ़ी हजरात बोलेंगे बोलने दो उन्हें, अगर फैंस की तनकीद होगी उनका रद्द-ए-अमल आएगा आने दो। उन्होंने जो जश्न मनाया उससे मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तान 2024 का वर्ल्ड कप नहीं जीतता। अच्छा चलिए, 2024 का वर्ल्ड कप ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन वक्त इसके लिए बताएगा ना। देखें बाबर जो 2023 में कह रहे थे कि मेरे मैच विनर खेलेंगे, आपको उनके पर उनके सारे मैच विनर प्लेयर उन्होंने अपने मर्जी से टीम मुंतखब की है। वो खेले, सारे मैच विनर खेले। तला रहमानी साहब की लॉबी ने काम किया, इंजमामुल हक साहब मौजूद थे, उनके भाई इंतज़ार साहब काफ़ी सरगर्म हुए हुए थे, वो भी एक्टिव मोड पर थे। इसके बाद मोहम्मद रिजवान साहब को क्या मैं दाद दूँ, वो उसी एसोसिएशन के जो हैं डायरेक्टर के तौर पर खिदमत सरंजाम दे रहे थे। मैं हैरान हो गया
50 ओवर बैटिंग की, 50 ओवर विकेट कीपिंग की, फिर इसके बाद जो नेट्स थे, नेट्स के बाद भी उन्होंने ये लॉबी मेकिंग की कि भाई किस किस खिलाड़ी को खिलाना है। वो 8 लोग ही खेलेंगे, वो 7 लोग ही खेलेंगे जो तला के फेवरेट है, जो तला जिनसे पैसे पकड़ता है वही खेलेंगे। तो यार ये तो अलमिया हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट को आपने पहले 3 खिलाड़ियों के लॉबी में तकसीम कर दिया, अब 2 फ्रेंचाइज आगे सामने आ गई हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। हारिस का आपने रद्द-ए-अमल देख लिया, मोहम्मद हारिस ने क्या कहा कि एज एन ओपनर तो कोई भी पाकिस्तान के सुपर लीग के अंदर आकर परफॉर्म कर लेता है। तो इसका ये मतलब ये वाज़े पैगाम है कि टीम तकसीम हो रही है, नौजवान खिलाड़ी भी आमने सामने आ रहे हैं। बाबर के तो आमने सामने आ गए ना हारिस, और वो तो कह रहे हैं कि बाबर ने ऐसा कौन सा 3 मारा है। और बाबर आजम, अगर बाबर के चाहने वाले ये समझते हैं कि बाबर आजम किंग है इस वक्त नहीं, के नो डाउट, वो एक अच्छे बैटर है, दुनिया के एक अच्छे बैटर हैं। वक्त से पहले शहजादा मोइन, आपको भी ये गलती नहीं करनी चाहिए ना उनके चाहने वालों को। नहीं, इस वक्त दुनिया मानती है, ताबेश है कि बाबर से ऊपर कोई बैटर नहीं है। इस बात को आप तस्लीम करें एज ए बैटर। जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर से ऊपर कोई बैटर नहीं है, मैं भी मानता हूं। नेदरलैंड के खिलाफ बाबर से ऊपर कोई बैट्समैन नहीं है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाबर से ऊपर होम कंडीशन में कोई बैटर नहीं है, वो भी सी कैटेगरी टीम के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी परफॉर्मेंस है, न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी परफॉर्मेंस, अभी हाल सी टीम के खिलाफ, सी टीम कोई नहीं होती है जो भी अगर टूर पर आती है। ये न्यूजीलैंड की एफ टीम जो आई थी उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। एफ टीम के खिलाफ बाबर आजम एक नुमाइंदगी करने वाले टीम बैरून मुल्क से पाकिस्तान आती है, उस पर लेवल न्यूजीलैंड का है। तो न्यूजीलैंड की कौमी टीम आई हुई है हमारे पास, बेशक उसके 10 प्लेयर आईपीएल खेलने में मसरूफ हों, लेकिन इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसका मतलब उसके 10 प्लेयर्स ने बाबर आजम की उस टीम को अहमियत नहीं दी, उसके 10 खिलाड़ियों ने बाबर आजम की बैटिंग की कदर नहीं की। बाबर आजम की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। सर, ये बाबर आजम की टीम नहीं है, काश ये पाकिस्तान की टीम होती ना सर, काश ये पाकिस्तान की टीम है। बाबर आजम 2021 से लेके 2021 के वर्ल्ड कप के बाद से आज तक ये टीम पाकिस्तान की नहीं रही। माजरत के साथ ये बाबर आजम की टीम बन गई। जिन खिलाड़ी को बाबर आजम चाहते हैं अपनी टीम में खिलाना, ये मान सकते हैं बाबर आजम, देखिए आजम का दबदबा एक कैप्टन का हक होता है कि वो अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करे, वो अपनी मर्जी की टीम ग्राउंड में उतारे, और एक अपनी मर्जी के मुताबिक एक कैप्टन का हक होता है वो अपनी मर्जी की टीम खिलाए, एक कैप्टन का हक होता है वो अपने मर्जी के खिलाड़ी खिलाए, लेकिन उनको परफॉर्मेंस की बुनियाद पर तो खिलाए। देखिए कौन से प्लेयर्स आप 1992 में इमरान खान ने 92 के वर्ल्ड कप से पहले साजिद अली को मौका दिया और रिजवानुज़्ज़मान को मौका दिया, मंसूर अख्तर को मौका दिया, वजह यह थी क्योंकि वो आजमा रहे थे, अपनी तमाम चीज़ों को वो ट्राई कर रहे थे। जहां जहां चीज़ों को उन्होंने फिलअप कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है ये खिलाड़ी ओके। अब जो खिलाड़ी मतलब रेलू कट्टे हैं, जिन्हें भरपूर आपने मौका दिया, आपने कौन से प्लेयर्स आप बताएं कि इस टीम के अंदर रेलू कट्टे का किरदार अदा कर रहे हैं, आप बता दें। सर आप अपनी सहाफत से इंसाफ करें, मैं ना फिर मैं अपने तब से नहीं, आप नाम बताएं, बिल्कुल नाम बताएं, कौन सा प्लेयर है। मोहम्मद नवाज को आप क्या मैच विनर करा देते? मोहम्मद नवाज इस टीम के साथ चले, हसन अली को आप मैच विनर देखिए 1.5 साल के बाद आया, लास्ट है अगर आप देख ले तो जो वर्ल्ड कप खेला गया उसमें हसन अली ने परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, मतलब जो खिलाड़ी डोमेस्टिक सिर्फ इस बात पे मैं तंकीद कर रहा हूं कि 1.5 साल के बाद आप उसे टीम में लेकर आते हैं। आप अगर उन्हें मुंतखब करना था तो न्यूजीलैंड के खिलाफ आप मुंतखब कर लेते। कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हसन अली साहब पर कि वो 1.5 साल के बाद भी आ जाते हैं। जो बॉलर यहाँ डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, जीशान जमीर कहाँ गए, मैं कहता हूँ मीर हमजा कहाँ गए, मैं कहता हूँ देखिए मीर हमजा जो है वो रेगुलरली अगर आप देखें तो वो टेस्ट का फास्ट बॉलर है, बेहतरीन बॉलर है, इससे दो राय किसी की भी नहीं होगी कि वो बेहतरीन टेस्ट जो बंदा बगैर किसी रिदम के, बगैर किसी परेशानी के टेस्ट में 20-25 ओवर करा लेता है, वो 4 ओवर उसके लिए कराना कोई मजाक नहीं होगा। लेकिन क्या है, फिजूल में वो जनरेटर चलवाना है जिसमें पेट्रोल हो तो भी किसी काम का नहीं, पेट्रोल डाल दो तो भी किसी काम का नहीं है। जनरेटर की कारकर्दगी मैंने तो पीएसएल में देख ली थी, शायद आप वहां नहीं जा रहे थे, मेरे पे तो बैन लगाया था ना पीसीबी ने, मुझे तो एग्रीडेशन तक नहीं दी थी करते धरते लोगों ने वहां, लेकिन फिर भी मैंने घर पर टीवी पर ये तमाम चीज़ें उनकी पीएसएल पे परफॉर्मेंस देख ली। पेट्रोल उनकी शायद महंगा हो गया था पाकिस्तान में उस वक्त काफ़ी ज़्यादा, और उनका जनरेटर नहीं चल रहा था, जबकि पीसीबी ने उनकी जो हम तो ये दुआ कर सकते हैं अब कि इंग्लैंड में और आयरलैंड के खिलाफ वो जनरेटर चल जाए और उसमें पेट्रोल भी डाला हुआ है और भरपूर अंदाज में अगर वो जनरेटर चल गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकता है वर्ल्ड कप के लिए अगर उनका इंतखाब हो जाए तो। अल्लाह करे ऐसा हो। मेरी भी यही दुआएं हैं कि बाबर की दोस्तियां जो हैं वो टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाएं। पहली बात तो यह है। हैरत तो मुझे ये होती है जो करते धरते लोग हैं जिन्होंने ये बात की थी अपनी पहली मीटिंग में, कहा था कि इस टीम में कोई यारियां नहीं चलेंगी, सिफारशी कल्चर के मैं खिलाफ हूँ, किसी की बाहर से फ़ोन कॉल भी आएगी मैं कॉल भी नहीं उठाऊंगा। तो भाई ये मुझे बताएं, ये बाबर आजम को आपने सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया, इस वक्त चीफ मौजूद नहीं है, एक दिन ताख़ीर के बाद जो सिलेक्शन कमेटी ने
18 रुकनी 2 सीरीज़ के हवाले से टीम का ऐलान किया है। इसमें तो ज़राए बता रहे हैं कि बाबर आजम ने अपनी भरपूर ज़िद मनवाई है। उसने ज़िद मनवा के अपने सबसे फेवरेट जनरेटर हसन अली जो टिकटॉकर है उसको भी खिला दिया। इसके अलावा उसने जो है कोशिश तो उसकी ये भी थी कि 1-2 और पैराशूट्स ले आए। आप कह रहे हैं पीएसएल के बाद पैराशूट्स आ रहे हैं। भाई पाकिस्तानी क्रिकेट में तो पीएसएल से पहले भी पैराशूट्स थे। 2009 का वर्ल्ड कप आप भूल गए शहजादा मोइन साहब? आपकी तो मुझसे काफी ज्यादा इस हवाले से मालूमात भी है। अगर 2009 की बात कर लें तो यूनुस ज्यादा खान की क़यादत में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तो हमारे पास है बेहतरीन प्लेयर हाँ, शाहजेब हसन कहाँ से आए थे? कराची से आए थे। नहीं, शाहजेब हसन कौन सी उनकी डोमेस्टिक में उस वक्त परफॉर्मेंस थी? देखिए डोमेस्टिक की बात नहीं है, उन्होंने पैराशूटर थे, पैराशूटर थे, लेकिन फेवरेट थे वो यूनुस खान के। नहीं, पैराशूटर थे, यूनुस खान के पैराशूटर थे। देखें यूनुस के फेवरेट प्लेयर्स में थे, आफरीदी के फेवरेट लाइक में थे वो, इस वजह से वो खेल गए। और उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देख लें तो डोमेस्टिक में अच्छी रही थी, जहां पर वो लंबे छक्के मारते थे, जिस बेस पे वो टीम में आए थे। डोमेस्टिक तो उन्होंने खेली नहीं थी हुजूर उस वक्त इतनी, और वो तो कुछ खास परफॉर्मेंस ही नहीं थी, लेकिन आ गए थे, किसी के आंखों के तारे थे। तो मैं यही आपको बता रहा हूं कि कराची से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर कश्मीर तक ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया रहा है कि यहाँ कह रहे हैं कि समी और आफरीदी के साथ रहने की बेस पे वो टीम के साथ आ गए। अब मोहम्मद समी का मैंने जिक्र नहीं किया। अब आप मेरे मुंह से ये बातें करवाना चाहते तो मैं ये नहीं कहूँगा। मोहम्मद समी को मैं क्यों आड़े हाथों लूँ? उनके साथ तो वैसे ही ज्यादती हुई जब उन्होंने हैट्रिक कर दी, इसके बाद उनसे बॉलिंग नहीं करवाई गई। ये तो मोहम्मद समी के साथ ज्यादती की ना करने वालों ने। मोहम्मद समी जिस दौर के बॉलर थे, जो पेस उनके पास था, उसकी तो दाद आज भी शोएब अख्तर देता है। और शोएब अख्तर साहब भी कहते हैं कि यार मोहम्मद समी उस वक्त पे खेले जब पाकिस्तान टीम के वक़ार यूनुस, मोहम्मद समी, शोएब अख्तर, आकिब जावेद बड़े बड़े नाम थे, और वो हर टेन्योर में बड़े ज़बरदस्त कारामद साबित हो रहे थे। तो ये तो सारी बातें हैं ना एक जाने मोहम्मद समी की, वो तो बातें अलग है। लेकिन आप यहाँ इस वक्त जो बाबरनामा चल रहा है, या फिर बाबर की जो ज़्यादतियों का पैमाना जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये बातें अब ढकी छुपी नहीं है। इस वक्त कौम माफ़ नहीं करेगी ये जनाब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो समझते हैं कि हमें कॉलें करवा के धमकियां दिलवा देंगे। उनको मैं आज भी बता दूं, ये कॉलें करवा के आप हमें खामोश नहीं करवा सकते हैं। पहली बात तो ये समझे ना। और जो समझ रहे हैं कि एग्रीडेशन हमारी कैंसिल कर लेंगे या फिर आने वाले इवेंट्स में हमें रोक लेंगे, तो भाई हमारा जो काम है सच बोलने का, वो तो हम बोलते हैं। चलें, आप अच्छी बात है कि सच बोलना हमारा भी काम है और आपका भी काम है कि सब कुछ हम वाज़े जो है आवाम तक पहुँचाते हुए भी रहें। तभी बात हो रही थी सिलेक्शन के हवाले से। चलें, ये तो कहीं और निकल जाएगा, लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ आप फ़ोन कॉल से घबरा रहे हैं? नहीं, मैं किसी चीज़ से नहीं घबरा रहा, आपसे ये कह रहा हूँ कि ये 18 रुकनी स्क्वाड है। हमारी भी दुआ है कि इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस करे टीम, आयरलैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस करे टीम, और एक अच्छी टीम है 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो जो वर्ल्ड कप में। आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि आयरलैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस करे? आपको यकीन नहीं है कि परफॉर्मेंस करेगी? देखिए पाकिस्तानी टीम है, अगर होम ग्राउंड होता तो शायद आयरलैंड आपके लिए थोड़ी सी जो है कमजोर टीम कहला सकते थे। इसका मतलब अब आज भी बाबर की कप्तानी से आदम एतमाद करते हैं, बाबर के मैच ग्राउंड पर खेल रही होगी तो ऐसा लगता है कि आयरलैंड ने बड़ी बड़ी टीमों को अपने ग्राउंड पे शिकस्त दी है। तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई, T20 गेम जो है आपको पता है एक बॉल्स का गेम है, उस पर कोई भी छक्के मार सकता है, कोई भी आउट हो सकता है, तो उसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी टीम को प्रॉब्लम्स आ सकती है आयरलैंड के खिलाफ भी। आप बाहैसियत सहाफ़ी काफ़ी अरसे से शोबा सहाफ़त से मुंसलिक है, आप बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, इस शोबे को आप जानते हैं, समझते हैं, एक एक आदमी को शहर कायद से लेकर कश्मीर तक आप जानते हैं। लेकिन जब आप भी ये बात कह रहे हो और बिला झिझक किसी खौफ व फिक्र के अलावा ये बात कह रहे हैं ना कि यार मुझे ये डर है कि आयरलैंड भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल साबित देखिए मुश्किल इसलिए कि वो दीगर टीमों को अपने होम ग्राउंड पर शिकस्त दे चुकी है, इसलिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है आयरलैंड की टीम। इंग्लैंड को शिकस्त दी हिंदुस्तान में 2011 वर्ल्ड कप में, और उस वक्त केविन ओब्रायन ने सेंचुरी की। वो सारी बातें पसे पुश्त रख के इस वक्त तो आपके पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बाबर आजम मौजूद है, जिनके 10,000 रन तकरीबन होने वाले हैं। 5,000 वो तेज़ तरीन, 1,000 तेज़ तरीन T20 रन करें, लेकिन इसके बाद भी आपको खौफ है। इस वक्त आपके बाबर आजम के मैच विनर मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर वाहिद ऐसी सिलेक्शन कमेटी मौजूद है जो सबसे बड़ी और सबसे ताख़ीर से फैसले करती है, जो आज तक बता नहीं सकी है कि बाबर का नायब कौन होगा। फिर बाबर को ये बात भी पसंद नहीं आती कि मुझे क्यों बेंच कर रहे हैं भाई, मैं तो बेंच नहीं होऊंगा, मैं तो अपने मैच विनर्स के साथ मैदान में उतर के परफॉर्म करूंगा। आया मेरी वो परफॉर्मेंस 14 रनों 13 गेंदों पर,
3729 गेंदों पर, या फिर 5 रनों 4 गेंदों पर। इसमें मैं आपको वाजे कर दूं, इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर आप स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं बाबर आजम के हवाले से, तो बाबर आजम इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान में स्ट्राइक रेट है कंटेन करने वाले बैटर्स मौजूद हैं। ना वन डाउन पर आके खेले, तीन बैटर्स पाकिस्तान के पास ऐसे हैं जिसका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है। अभी बाबर का मुकाबला नहीं है, बाबर का मुकाबला इसलिए नहीं है, बाबर का बहैसियत बैट्समैन मैं उन्हें एज अ टॉप क्लास बैट्समैन इसलिए तस्वर नहीं करता। मेरा ये मानना है कि अगर जब तक दुनिया मानती है, आपके मानने से क्या होगा? दुनिया मानती है वो टॉप क्लास बैटर है। दुनिया की आंखों में जो है जो धूल झोंक रहे हैं, आप जैसे तो बड़े सीनियर साफी होने चाहिए कि वो दिलेरी के साथ बात कर रहा हूं कि बाबर से अच्छा बैटर अभी कोई नहीं है दुनिया में। कोई नहीं मानता बाबर आजम को वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी, बड़े बड़े लोग मानते हैं भाई। सही है, इरफान पठान नहीं मानते, हरभजन सिंह नहीं मानते, सहवाग नहीं मानते, गंगुली नहीं मानते, सचिन ने आज तक ऐसा बड़ा बयान नहीं दिया जो उनके करीब है। बिल्कुल मेरी गुफ्तगू शर्मा मानते शोएब अख्तर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा बाबर आजम इज अ ब्रेनलेस कैप्टन। सही है, तो ये सारी बातें मैं कर चुका हूं ना, सही है। अब ये बातें बतौर कप्तान चलें, इस पे मजीद भी गुफ्तगू जारी रहेगी। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे, खासकर बाबर के हवाले से ताबिश बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और बड़ी तनकीद भी बाबर के हवाले से करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त बाबर पे बात चल रही थी तो मज़ीद और बाबर के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी स्ट्राइक रेट पे आपसे बात की, फिर आपने कहा कि बाकायदा तौर पर बाबर को कोई नहीं मानता, बड़े प्लेयर्स में आपने 3-4 इस वक्त 145 की स्ट्राइक रेट से बाबर आजम खेल रहे हैं, 140 की स्ट्राइक रेट से मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं, 140 की स्ट्राइक रेट से आपके फखर जमान खेले। 3 बैटर्स पाकिस्तान के पास ऐसे हैं जो स्ट्राइक रेट इनका 140 प्लस है। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी बैटर हैं मुनासिब समझता हूं, इसमें मैं मुनासिब समझता हूं फखर जमान के स्ट्राइक रेट को, उसके साथ ज्यादती हुई, उसके साथ पहले एक साबिक कप्तान ने ज्यादती की, उसका माइंडसेट को तब्दील किया गया, जिसका उसने एतराफ़ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि मिसबा भाई ने मुझे कहा था कि आपकी ज़रूरत मुझे नीचे है और आप नीचे के नंबर पर खेलें, क्योंकि हमारे 2 जो बड़े लाडले हैं उन लाडलों को हमें ऊपर खिलाना है। उनमें लाडले जनाब बाबर आजम है और फिर जनाब मोहम्मद रिजवान साहब हैं। दोनों जो हैं, एक मैं कह रहे थे ना, हम अभी बात कर रहे थे शहजादा मोइन के, हमारे पास पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पैराशूट के ज़रिए खिलाड़ी आते हैं। भाई पैराशूट के ज़रिए तो ओपनर बनाए गए, आपके जो ओपनर्स बने, उसी ओपनर ने पाकिस्तान को बहुत मैचेस भी जीता। कौन सा मैच की बात कर रहे हैं? रिजवान और बाबर ने बहुत से मैचेस T20 जिताए हैं। आपके सामने वर्ल्ड कप में आपने जो है 10 विकेटों से मारा है इंडिया जैसी टीम को। आप इंसाफ करें, मैं कह रहा हूं मुसलसल साफती हल्के से आप वाबस्ता हैं। उसके बाद बताएं आपके पास एक कौन सा ओपनर प्लेयर ऐसा बना जिसने पाकिस्तान को मजीद मैचेस जितवाए? आप ये जो बात करते हैं ना, मुझे हैरत इस बात की होती है, आप संजीदा आदमी है, काफ़ी खड़ी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, लेकिन जब ऐसी बात कर रहे होते हैं तो आप जब बात भी कर रहे हो तो अपने अल्फाज को मुकम्मल करने से पहले थोड़ा सोचें कि क्या बाबर और रिजवान ने वो जो मैच जिताया था उसमें सिर्फ बाबर और रिजवान का किरदार था? शाहीन के वो आगाज में आप बॉलिंग भूल गए जो अर्ली ओवर्स में उन्होंने 3 बड़े परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। शाहीन ने 3 बड़े बॉलर्स को जल्दी पवेलियन की राह दिखाई, जिसमें विराट कोहली ऐसे बड़े बैटर्स को आउट कर चुके हैं। मैं आपको बताऊं ना, विराट कोहली को भी उन्होंने मुश्किल में रखा, वो 50 रन विराट कोहली के काम नहीं है। इसके अलावा उन्होंने केएल राहुल को पवेलियन भेजा, उन्होंने रोहित शर्मा को पवेलियन भेजा। वो 3 विकेटें शाहीन की आपकी तकदीर और मौका से जान छुड़ाने वाली, चले मौका से जान छुड़ाने वाले के काम आई, लेकिन वहां तो आप देखें कि उनके भी कोई हल्के बॉलर अगर भारत के कोई नहीं खेल 170 के स्ट्राइक रेट वाला बाबर आजम, बच्चों के खिलाफ किंग बनने वाला बाबर आजम। अच्छा, यहां तक के छोड़ दें, 2023 में वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 96 रन किए थे 43 बॉल्स पर। वो वाले बाबर आजम के बल्ले को कौन सी जंग लग गई थी? ना अहमदाबाद में चला, ना कोलकाता में चला, ना दिल्ली में चला, ना कहीं और चला। बाबर आजम ही रह गया है पाकिस्तान के लिए, वो मुसलसल रन करता रहे। नहीं, जब आप किंग कहते हैं, आप उसे कहते हैं कि वही गेम चेंजर है, आपको बहुत से मैचेस जिता दिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक मैच की आपने बात की, उसकी मैंने आपको वजाहत कर ली, और बहुत से मैचेस मुझे बताया, मैं और भी बहुत से मैचेस जिताए हैं। बता देना बहुत से कौन से मैचेस हैं डेड पिचेस पे रन करने में, कौन सी डेड पिचेस नहीं होती है, जिसको तनवीर अहमद साहब कहते हैं पर्ची,
इमामुल हक वो भी रन करता था, पिंडी में तो इमाम भी रन करता था। यार आप मतलब इंसाफ करें ना पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। यहाँ आपका कोई भतीजा, अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, आप अपने चाहें तो भतीजे को भी खिला दें, भांजे को भी खिला दें। एसपीएल आपने कवर की थी ना, रजाक साहब के साहबजादे अली रजा खेल रहे थे या नहीं खेल रहे थे? मिसबा उल हक साहब के साहबजादे खेल रहे थे या कोई नहीं खेल रहे थे? अहमियत उस इवेंट की कोई अहमियत नजर नहीं खेल आई। रहे थे या नहीं खेल रहे थे? खेलने को तो ऐसे बहुत से प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, 19 आप उठा के देख रहे हैं, उसमें बहुत से चाहने वाले खेल रहे होते हैं पाकिस्तान की तरफ से। नहीं खेल रहे थे ना। जब उस इवेंट की कोई अहमियत नहीं थी तो भाई रजाक साहब अली रजाक को क्यों खिला रहे थे? तो अहमियत नहीं थी ना। नहीं क्यों खिला रहे थे? अहमियत नहीं थी तो क्यों खिला रहे थे? वो बड़े जगह पर अपने बेटे को लगाते ना। यहाँ अगर अब वालिद साहब, पाकिस्तान का तो निज़ाम ही ऐसा हो गया माजरत के साथ, यहाँ सिफारिश के बगैर काम नहीं होता, तो बाप की भी कोशिश होती है कि बेटे की वहाँ सिफारिश करूँ या कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। कोई अहमियत नहीं थी, रजाक ने बगैर अहमियत के सिफारिश लगवा दी अपने बेटे की। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि उसे खिलाना था मैचेस, कि कोई ना कोई तो नाम बन जाए, कहीं ना कहीं तो वीडियो क्लिप्स में आ जाए, कोई ना कोई तो उसकी सोशल मीडिया पे कोई ना कोई वीडियो वायरल कर दे, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए। वैसा हुआ नहीं, परफॉर्म करता तो होता, हुआ ही नहीं ना। अल्लाह की करनी ना। अल्लाह ने कहा कि भाई इतनी ज्यादती भी इस क्रिकेट के साथ ना करें। अब तो कराची के तो लड़कों ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। आप गली मोहल्लों में क्रिकेट देख रहे हैं, उस तरह होती ही नहीं है ना, क्योंकि क्रिकेट पर तो काफी बातें कर ली। अब क्योंकि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कल पाकिस्तान ने मलेशिया के खिलाफ मैच खेला है, उस पर भी बात कर लेते हैं। और बड़े मुश्किलात के बाद दो फेडरेशनों की जंग के बाद एक टीम बनी और फिर वो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत करने पहुंची है और कल मलेशिया के खिलाफ उसने मैच खेला है। उससे कबल क्या कुछ होता रहा हॉकी के अंदर दो फेडरेशनों के दरमियान, वो भी ताबिश से बात कर लेते हैं। ताबिश है, आप समझते हैं फेडरेशन दो मामलात ऐसे रहे, दो फेडरेशन के गिर्द घूमती रही, फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा तौर पर इसका नोटिस लिया, फिर दोनों फेडरेशन के लोगों को बुलाया, फिर हमने देखा कि जिस तरह बहुत से मामलात को हल कराया गया, लेकिन आखिर में कुर्रा शायद तारिक बुख्ती के नाम ही निकला। कुर्रा तारिक बुख्ती के नाम पे लिखला या नहीं लिखला ये एक अलग बहस है, अलहदा बहस है, क्योंकि उस वक्त राना मशरूफ साहब से भी हमारे भी राब्ते हो रहे थे, आपके भी राब्ते यकीनी तौर पे होंगे। और इस वक्त जो कन्फ्यूजन है ना, वो कन्फ्यूजन ये है कि कौमी खेल का एक मेगा इवेंट हो रहा था और आपको अपनी टीम वहाँ भेजनी थी। अब बेहतर ये था कि इस वक्त, क्योंकि यहाँ कराची के जो लोग हैं उनका दावा है कि हैदर साहब के पास ईमेल मौजूद हैं, ईमेल्स उनके पास आ रहे हैं, FIH उनके साथ राब्ते में बराह रास्त। और दूसरा ये कि वहाँ के जो लोग हैं, तारिक बुख्ती साहब का ये दावा है कि उस वक्त के निगरां वज़ीर आज़म उनको लाए थे, अब वो ये आइनी तौर पर हैसियत रखते हैं। लेकिन आपको कानूनी नुक्ता नज़र में बताऊँ हॉकी का, तो कानूनी नुक्ता नज़र ये था कि उस वक्त जो अदम एतमाद हुआ था हैदर हुसैन के ख़िलाफ़, तो उस वक्त एक लॉबी जो थी उसको डिबार कर दिया गया था। जिसको डिबार कर दिया गया, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि भाई उन्हीं से उन्होंने तारिक बुख्ती साहब ने एतमाद का वोट लिया, जबकि तारिक बुख्ती साहब का ये काम नहीं था। उन्हें स्क्रूटनी करनी थी, उन्हें बाकी जो मामलात थे हॉकी से कंसर्न में उन्हें तय करना था और इलेक्शंस करवाने थे। उन्होंने इलेक्शंस करवाने के बजाय उन्होंने अपनी जो है कोशिश की कि कुर्सी की जंग के उसूल के लिए वो भी पेश हो गए। और यहाँ कौमी खेल जो है, जो ज़वाल की वैसे ही दास्तान बयान कर रहा है, उसने एक और तारीख़ लिखना शुरू कर दी है और इस ज़वाल की दास्तान की तारीख़ में चंद और सफ़ात जो हैं उसका इजाफ़ा हो गया। अब आया ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं, कराची में भी मौजूद थे। पहले तो मुझे हैरत इस बात की होती थी कि पाकिस्तान में जब कौमी खेल का ज़िक्र होता था, ये कैंप्स लगते थे तो नौजवान खिलाड़ी दस्तयाब नहीं होते थे। लेकिन अब जब दो धड़ों में ये कौमी खेल तकसीम हुआ तो तकरीबन एक जानिब 57 तो दूसरी जानिब 35 प्लेयर्स, तो इसका मतलब माशाल्लाह 100 के लगभग जो है नौजवान खिलाड़ी सामने आ गए। तो इससे मुझे हैरत इस बात की, जब 100 के करीब नौजवान थे तो ये कहाँ थे। फिर यहाँ हैरत अंगेज़ बात ये भी है कि आपके हॉकी फेडरेशन के जो करता धरता लोग हैं वो अपनी ज़ाती जंग की वजह से जो है ना कौमी खेल को तबाह बर्बाद करने की उस राह पर ले आए। आप देखें 84 के जो खिलाड़ी थे, 94 के जो खिलाड़ी थे, 70s के जो खिलाड़ी थे, बहुत बड़े नाम थे, हम उनकी कदर करते हैं। वो आया जो भी हों, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो जो भी हों, वो जो ख़ानदान हो जिन्होंने एक लेगेसी क्रिएट की, उन्होंने बाकायदा, आप देखें अयाज महमूद साहब हो, उनका पूरा घराना खेला, दार साहब हो, उनका पूरा घराना खेला, बड़े बड़े नाम है ये, इनकी बड़ी खिदमत है। लेकिन कहने का ये मतलब है, अब जो साबिक हमारे खिलाड़ी हैं ना, उनको इज़्ज़त दें और उन्हें कहें कि सर आप आएँ, आप हमारे लिए मेंटोर हैं, आप हमारे लिए एक मशले राह हैं,
आप कैंप में मौजूद हो, आप हमारे लिए इंतहाई मोहतरम हैं, इज़्ज़त के काबिल हैं, लेकिन हमें कोचिंग के हवाले से बाकी चीज़ों को लेकर चीज़ों को तय करना होगा। इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग की, वो वैसे ही शोबा खेल पर काफ़ी संजीदा है, और इस वक्त जो पंजाब में मिनिस्ट्री काम कर रही है स्पोर्ट्स को लेकर, या फिर IPC है या फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, उनको चाहिए कि अब अपना अहम किरदार अदा करे। ये जो 2 धड़ों में तकसीम कौमी खेल हो चुका है भाई, ये खेलने वाले तो एक ही टीम के ही थे ना, 94 के 84 के ही खिलाड़ी थे ना भाई, इन्हें किसी तरह एक पेज पर लाएं और कौमी खेल को बेहतर करने के लिए जब एक पेज पर हो गया है, एक पेज पर शहजादा एक पेज पे कब आएंगे? जब इतने अरसे से एक पेज पर नहीं आए तो अब कब आएंगे ये? आप ये बताएं कि अभी यहाँ पर अगर मामला मफादात के लिए एक पेज पर आ जाते ना, मफादात के लिए भी एक पेज पे नहीं आ रहे हैं। ये तो दो फेडरेशनों के गिर्द आप देख लें कि देखिए मफादात के गिर्द अगर कोई घूमता हुआ नजर आ रहा है तो वो वसीम फिरोज है। कभी आप उसे उससे ग्रुप में देखते हैं, कभी आप इसे इस ग्रुप में देखते हैं। अच्छा, वसीम फिरोज साहब पर तनकीद कर रहे हैं, आप उन पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप देखें कि 2 जगहों पे वो बाकायदा तौर पर आपको नजर आएंगे। अच्छा नहीं, आप वसीम फिरोज साहब पर आपकी शायद कोई जाती रंजिश है, मुझे इस बात नहीं, मेरी कोई जाती रंजिश नहीं है, मैंने बयान किया है आपको कि कभी आप देखें कि उस ग्रुप के साथ हैं, कभी इस ग्रुप के साथ हैं। 5 साइड टीम गई थी खेलने, जी बिल्कुल, उसके साथ वसीम साहब थे, वो सेक्रेटरी थे उस वक्त, हैदर हुसैन साहब सेक्रेटरी थे, हैदर हुसैन साहब थे, वो टीम के साथ ही है। उस वक्त क्या नताइज, उस वक्त भी तनकीद हुई थी, हिंदुस्तान टीम को मुश्किल में डाल के लाए थे, टीम कितने दिनों पहले मिली थी, नताइज लाए थे भाई। वसीम फिरोज बार्सिलोना में ओलंपिक्स में मेडलिस्ट हैं, उनकी कारकर्दगी है भाई। वो अब भी कह रहे हैं कि भाई 84 और 94 के खिलाड़ियों से हाथ जोड़ो, उन्हें कहो कि भाई अल्लाह हाफिज करो, उन्हें रुखसत करो तो ही बेहतर होगी टीम। फिर आपके जो करता धरता है, आप कह रहे एक पेज पे क्यों नहीं आ रहे? हुजूर आसिफ बाजवा साहब और शहबाज अहमद सीनियर साहब, राना मुजाहिद साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर, साबिक सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, जब एक पेज पर आ सकते हैं, माजी में तो हनीफ खान क्यों नहीं जा सकते? नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, आप बताएं ना, आपने इतने नाम गिना दिया, हनीफ खान क्यों नहीं जा सकते? मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले मुझे मेरी बात तो करने दे मुकम्मल। ये जब सारे एक पेज पर आ सकते हैं, ये सारे एक बात कर सकते हैं, ये अपना एक मौक़िफ़ रख सकते हैं, माजी में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने वाले जब एक हो सकते हैं, तो फिर हनीफ खान साहब हों या फिर दीगर हो, उनको भी बुलाया जा सकता है। आप किसी को इज़्ज़त देंगे, आपने मुझे आज इज़्ज़त दी, मैं आपके प्रोग्राम में आया ना, आपका इज़्ज़त दे नहीं, बुलाए नहीं और कहे मैं आ जाऊँ प्रोग्राम में, तो भाईजान ऐसा नहीं होता। असलाउद्दीन को आपने इज्जत दी थी सिंध की जानिब से? नहीं, देनी पड़ेगी ना आपको। नहीं, दी थी ना, तो भाई दी थी ना, जब देंगे तो लोग आएंगे ना। देखें दी थी ना, फिर क्यों हटा दिया गया उन्हें? नहीं, दी जाएगी तो लोग आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर असलाउद्दीन से बड़ा कोई नाम है आपके पास? भाईजान आपकी हॉकी में कई बड़े नाम है, अख्तर रसूल है, शहनाज शेख हैं, कई बड़े बड़े नाम है। आप ये नहीं कहें ये ज्यादती जो आप क्रिकेट में करते हैं कि बाबर के बाद कोई खिलाड़ी नहीं, तो भाई बाबर से पहले भी कई खिलाड़ी थे, बाबर के बाद भी कई खिलाड़ी आएंगे। आप अगर कहें कि बस बाबर की तस्बीह पढ़ो, तो भाईजान ये तस्बीह ना पढ़ो, ये तस्बीह जो है फितना क्रिएट करेगी। हॉकी पे अगर करें दोबारा आपने बाबर की तरफ लेकर आ गए, आप लगता है कि बाबर से बहुत ज्यादा खौफजदा है। नहीं, खौफजदा मैं किसी से नहीं हूँ, खौफजदा मैं होता तो फिर आज मैं शायद घर से नहीं निकलता। मैं घर से निकला, आपके स्टूडियो तक आया और इंशाल्लाह खैर से घर तक भी जाऊँगा। मुझे अल्लाह पर यकीन है, और जो मैं बात करता हूँ तो मुझे उस बात पर भी एतमाद होता है, क्योंकि मैं बात सच कह रहा होता हूँ। जो लोग अगर चाहते हैं मुझे दबाना, तो वो मुझे आसानी से दबा नहीं सकते, क्योंकि हम वैसे किरदार के लोग नहीं हैं, ना वैसे हमारा माजी रहा है, ना हमारा दामन उतना दागदार है। दागदार तो बिल्कुल नहीं है, दागदार तो लोग टीम में खेल रहे हैं इस वक्त, तो वो क्या मतलब हमें कौन धमकाएगा, कौन हमें करेगा। चलें, बहुत सी बातें हॉकी पे भी हो गई हैं, थोड़ी बात हम कर लें कौमी खेल हॉकी से हटकर। और अगर हम देखें तो विमेंस टीम है को शिकस्त से दो चार होना पड़ा है, पहले T20 सीरीज़ के अंदर और सीरीज़ में, और फिर उससे कबल वनडे सीरीज़ के अंदर हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ की विमेंस टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आया एक प्लेयर्स ने पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात में पहले वनडे में रखा और फिर T20 के अंदर रखती दिखाई दी। हेली मैथ्यूज़ के हवाले से क्या कहोगे? ताबिश आउट स्टनिंग परफॉर्मेंस रही है इस सीरीज़ के अंदर, वनडे में भी बड़ी ज़बरदस्त है, उन्होंने कारकर्दगी दिखाया, फिर T20 के अंदर भी, और टीम को जहां पर पहले 4-1 से T20 में कामयाबी दिलाई वेस्ट इंडीज़ को, फिर बाकायदा तौर पर क्लीन स्वीप किया, वनडे में जो है वाइट वॉश किया पाकिस्तान को वनडे के अंदर। तो आप समझते हैं हेली मैथ्यूज़ ही पाकिस्तान के लिए बहुत भारी बन गई विमेंस टीम के लिए? देखें सरकार, हेली मैथ्यूज़ भारी बनी या नहीं बनी ये तो एक अपना अलहदा सवाल है, लेकिन दूसरी बात यहाँ असल अहम नुक्ता ये है
कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ओडीआई सीरीज़ के नताइज को मद्देनज़र रखकर सलीम जाफ़र साहब और दीगर जो टीम थी उसको फ़ारिग कर दिया और सलीम जाफ़र अली साहब को फ़ारिग करके उन्होंने जो टीम बनाई उसने ख़ुद ने क्या नताइज लाए, मुझे ये तो बताएं। कोई नताइज नहीं ला पाई वो टीम भी, क्योंकि भाईजान जब आप इस तरह के चले हुए कारतूज़ों को लाएंगे ना तो इससे कोई नताइज नहीं आएंगे। और सलीम जाफ़र साहब जो काम कर रहे थे उसके नताइज माजी में हमने सीरीज़ होते हुए देखी थी, उस वक्त चीज़ें बेहतर हो रही आपने थी। इधर कबल अभी बात की थी शाहिनशाह आफरीदी के हवाले से और कहा था कि 4-1 से उसे शिकस्त हुई है, तो अभी वक्त का इंतज़ार कर लें। अभी तो पहली सीरीज़ हुई है, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ वो मैनेजमेंट चेंज होकर आई है, उसने भी पहली सीरीज़ खेली है, तो आप ऐसे कैसे नुक्तेचीनी कर सकते हैं उस मैनेजमेंट के हवाले से? अच्छा, जो मैनेजमेंट पहले काम कर रही थी, जो पहले नताइज लाई थी, और आपको याद होगा साउथ अफ्रीकन सीरीज़ के खिलाफ हमने अच्छी न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के खिलाफ की थी, उससे पहले साउथ अफ्रीकन सीरीज़ में भी हमने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, उसको फारिग कर दिया। उसके बाद चल मेरे भाई अल्लाह हाफिज़, नहीं चाहिए आपकी खिदमत, और हमें चाहिए हमारे वो आलिम फाजिल लोग जो बाबर आजम के साथ काम कर रहे थे, जनाब वहाब रियाज, वो अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, कौन से सुरखाब के पर लगे हुए मुझे बता दो ना भाई। आपको पसंद नहीं आ रहे सलीम जाफर, वजह तो बताएं क्यों नहीं आ रहे। अब मैं बताऊंगा तो फिर लोग बोलेंगे यार हाँ ये गलत बात, क्यों नहीं आ रहे भाई नहीं आ रहे क्योंकि टसलबाजियां हैं। साबिक कप्तान से सलीम जाफर साहब की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, 92 के वर्ल्ड कप में उन्हें खिलाया था उस वक्त के कप्तान ने, इसके लिए बस नहीं खिलाना है, नहीं भाई नहीं चाहिए मुझे सलीम जाफर। इस जानबूझ के सलीम जाफर को ही बस साइड लाइन कर दिया यार। उसके आप उस एक खिलाड़ी को इज्जत दें तो इज्जत से दें, उसने टेस्ट क्रिकेटर है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उसने वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया यार, ऐसी तो बात नहीं होती ना। आपने पहले ये कर दिया, फिर उसको तरजीह दी उन खिलाड़ियों के खिलाफ जिनकी खुद की कारकर्दगी बताया मुझे। वहाब रियाज तो साल पहले तो रो रहे थे कि मुझे अगर टीम में नहीं ले रहे तो मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, और फिर आज आपने उनको हर ओहदे से नवाज दिया। अब तो मुझे लगता है बस चेयरमैन पीसीबी का ओहदा रह गया, वो अगर नकवी साहब छोड़ेंगे तो वो भी वहाब रियाज बन जाएंगे। वहाब रियाज बनते हुए ताबिश अच्छा, जाते जाते मुख्तसरन एक और नुक्ता बताऊंगा आपको। इस वक्त हारने की ये भी वजह पाकिस्तान की वुमेन टीम की जो फिटनेस है वो इंतहाई बुरी है, और असल है एक और बात ये है कि जो इनकी फिटनेस इंतहाई बुरी है ना, जिसमें निदार डार को आपने खुद ने देखा, उन्होंने कैचेस छोड़े, वो इतनी ज़्यादा फिटनेस से दो चार दिखाई दे रही हैं। तो काकोल कैंप में अगर वुमेंस टीम से मुतालिक भी खबरें गर्दिश कर रही थी, इस बात में कितनी हद तक सदाकत है वक्त के साथ ही मालूम हो जाएगा, लेकिन वुमेन्स की फिटनेस को लेकर भी काम करना होगा। और निदादार चलें, अब तो ऐलान हो चुका है, काकुल में भी कैंप लग रहा है बाकायदा तौर पर, लेकिन निदादार ज्यादा लंबी नहीं चल पाएंगी, आपको कप्तान बदलना देखिए अब तो पड़ेगा। एज हो गया, निदादार को भी चाहिए कि वो रिटायरमेंट ले लें अब, क्योंकि काफ़ी उन्होंने टीम की अभी क़यादत भी कर ली है, और फिर पाकिस्तान के लिए अपना शौक भी पूरा कर लिया, क्रिकेट है खेल चुके हैं। ताबिश आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।